सलोनी गांव में पली बढ़ी थी। उसके पिता एक किसान थे, इसलिए जैसे तैसे उनका घर चलता था। राधा दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सभी लड़के उसके घर के बाहर चक्कर लगाते फिरते थे। ऐसे एक रोज जब राधा पानी का घड़ा लिए घाट से घर लौट रही थी। ए जगिया, क्या झांक रहा है बे? अरे सलोनी, तुम यहाँ? मैं तो तेरे ही दर्शन करने के लिए कब से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या बोला? एक चप्पल घुमाकर ऐसा मारेंगे ना कि सारे ब्रह्मांड के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से, लोफर कहीं का। सलोनी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका स्वभाव उतना ही दबंग था। अरे ओ काकी, ई लो, तो हर पानी का घड़ा ले आए हैं। जीती रहे सलोनी बिटिया, भगवान करे तुझे खूब अच्छा घर मिले, तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या काकी आप भी? सलोनी दिल की बड़ी अच्छी थी। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती थी, इसलिए सभी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उसको खूब मानते थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में रहने वाली विमला हॉल में बैठकर मटर छिल रही थी। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक औरत ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को नीले रंग के ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल दिया। हे राम, घोर कलयुग आ गया है। बताओ भला, पहले तो शाहजहां मजदूरों को चुनवाता था, लेकिन अब तो औरतें अपने पति को ही चुनवाने लगी, वो भी सीमेंट के घोल में। घोर कलयुग, वो भी भला बताओ ऐसे लंबे बालों वाले चिपड़ू से दिखने वाले आदमी के लिए। शक्ल से ही चूसा हुआ आम लग रहा है, जैसे एक फूंक मारो तो तिनके की तरह कहाँ उड़कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इन शहर की लड़कियों का तो कोई भरोसा नहीं, कब गुस्से में अपने पति या सास को चुनवा दे, कुछ नहीं कह सकते। शाम को विमला सब्जी लेकर बाजार से लौटती है तो उसकी पड़ोसन गायत्री उसे मिलती है। अरे विमला, कब तक इन घर के कामों में फंसी रहेगी? अब तो कर दे अपने बेटों का ब्याह। अरे कैसे कर दूं? जैसी लड़की चाहिए वैसी तो मिलती नहीं। आजकल की लड़कियां काफी तेज हैं। बहू तो गांव की अच्छी होती है, कम वक्त शहर की लड़कियां तो अपने पति को ड्रम में चुनवा देती हैं। तूने वो मेरठ वाला केस नहीं सुना? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये खबर सुनकर ही हिल गई। सच कहूँ तो अब तो नीला ड्रम देखकर भी डर लगने लगा है। वैसे तेरी जान पहचान में है कोई सीधी सादी गांव की लड़की? अब हमारा तो गांव इतना जाना होता नहीं, लेकिन मेरी देवरानी की मौसी की ननद की लड़की है जो रामपुर में रहती है। सुना है शरीफ लड़की और दिखने में भी खूबसूरत है। अच्छा, तो तू कल ही बात आगे बढ़ा। मैं अपने बड़े बेटे मिहिर को भी इसके लिए मना लूंगी। विमला देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मिहिर और छोटा बेटा निखिल। विमला अपने बड़े बेटे के साथ उस गांव में जाती है जहां सलोनी उन्हें देखते ही पसंद आ जाती है। क्यों बेटा मिहिर, कैसी लगी लड़की? माँ, लड़की तो एकदम पटाखा है, मुझे देखते ही पसंद आ गई। हाँ, और काफी गुनी भी लग रही है। देखने दिखाने की रस्म पूरी हो जाती है और मिहिर और सलोनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद सलोनी ब्याह कर अपने ससुराल में आ जाती है और साथ में नई बहू के आते हैं 3 नीले ड्रम। तो ये देख सास विमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। हैं? नीले ड्रम? ये सब क्या है? कहीं बहू ये हमारे लिए? नहीं नहीं नहीं, जरा बच के रहना विमला बहन, दहेज में नीले ड्रम आए हैं। वो नीले ड्रम देखकर तो उन सबकी जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। विमला घबराते हुए अपनी नई बहू की आरती उतारती है, लेकिन उसकी नजर अपनी बहू से ज्यादा उन 3 बड़े नीले ड्रमों पर ही थी। अंदर आ बहू, अंदर आ। पाए लागू सासू माँ। सासू माँ नहीं भाभी, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ मॉम बोलते हैं। मॉम? पर वो तो कंडलवा को कहते हैं ना, जो लुपड़ लुपड़ जलती है। अब क्या कहना चाहते हो, सासू माँ को जला दे? हे राम, ये तो मुझे घर में कदम रखते ही मारने पर उतारू हो गई। बहू कोई बात नहीं, तू मुझे सासू माँ ही बोल दिया कर, चलेगा। भाभी आप पढ़ी लिखी नहीं है क्या? कैसी बात करती हैं? मॉम यानी कैंडल? तभी सलोनी अपने साथ रखे हुए ड्रमों पर हाथ रखती है। ये देख देवर घबरा जाता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमने कौन सा आपसे नौकरी करवानी है, पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने 12 तक पढ़ाई की है। मतलब 12वीं तक? अरे नहीं, मतलब 1 2 3 ऐसे 12 तक ही पढ़ी है। एक दिन मैं पढ़ने गई ना तो मास्टर जी ने हमको 12 तक की गिनती पढ़ाई। इतने में अम्मा डंडा लेकर आ गई और बोली, ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा, चलो जाओ और जाकर बकरियां चरा कर आओ। ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा। मतलब सारा बचपन बकरियां हाँकने में ही गया? अरे नहीं नहीं, हम तो भेड़ बैल सब हाँकना जानते हैं। क्या? अच्छा, अब तुम थक गई होगी, छोटे जाओ, अपनी भाभी को कमरा दिखा दो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। क्या? मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो देवर जी? सुनाई नहीं दिया इन्होंने क्या कहा?
लेकिन पहले ये तीनों के तीनों ड्रम ले जाकर मेरे कमरे में रखो। जी जी भाभी। सलोनी का दबंगई रूप देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए और देवर ने झट से वो तीनों नीले ड्रम उठाकर उसके कमरे में रख दिए। फिर सलोनी भी कमरे में चली गई। अब तीनों माँ बेटे हॉल में बैठकर घबराते हुए आपस में बात करने लगे। सच कहूँ तो माँ, वो काफी भारी ड्रम थे। क्या? कहीं कहीं उसमें सीमेंट तो नहीं? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो, क्या पता कुछ और हो। बेटा नीला ड्रम दहेज में लेकर कौन आता है, वो भी 3-3। समझ रहा है, एक तेरे लिए, एक इसके लिए और एक मेरे लिए। ये सुनकर तो अब दोनों बेटे भी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद कमरे से आवाज आती है, मेहर जी कहाँ रह गए आप? भैया भाभी आपको बुला रही हैं। हाँ बेटा, ये तो बहू है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है, आज तुम्हारी सुहाग रात है, वो इसलिए तुझे बुला रही है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। जाओ भैया, उनको गुस्सा मत दिलवाओ, कहीं रात को हम सबका काम तमाम कर उस नीले ड्रम में न भर दें। अच्छा, और कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो ऐसा ना हो कि सबसे पहले मेरे टुकड़े करके उसमें ड्रम में भर दे। मिहिर, कहाँ हो? तनिक जल्दी आओ। जा मेरे लाल, जा, और अपना ध्यान रखना। माँ अपने लाल को आशीर्वाद दे माँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। मिहिर घबराते हुए अंदर गया। कहाँ रह गए थे? कब से हम तो हर इंतजार कर रहे थे। हाँ डार्लिंग, आ तो गया। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, बहुत थक गए, बहुत रात भी हो गई है। हैं? सो जाओ। ए जी, पुरानी फिल्मों में शादी की पहली रात जो होता है वो सब असल में नहीं होता का? अच्छा, तो तुम्हें ये सब पता है? हाँ, लेकिन बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है ये नहीं मालूम। तुम बताओगे कि नहीं? अच्छा हाँ, चलो मैं तुमको बताता हूँ कि पुरानी हिंदी फिल्मों में बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है। फिर बत्ती बंद हो जाती है, लेकिन इधर सास और देवर को तो सारी रात डर के मारे नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह सास जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। नई बहू जब नहाकर तैयार होकर बाहर आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ईका, आप लोगों ने तो घर का सारा काम ही कर दिया, लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो आप लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहू, तू जो बोलेगी हम सब कर देंगे, तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं। बस तू हमें उस ड्रम में काट कर मत फेंकियो। का? ये आप कैसी बात कर रही हो सासू माँ? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे जैसे उस लड़की ने अपने पति को ड्रम में काट कर डाल दिया था, वो भी ऐसा ही ड्रम था। कौनो लड़की का बात कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सास उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सलोनी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मेरी भोली सासू माई, इस ड्रम में तो साल भर का राशन है जो हम दहेज में लाए हैं। वो कहा है ना, हमरे यहाँ पियर से विदाई के वक्त लड़की को साल भर का राशन दिया जाता है। ये तो वही है, एक में गेहूं, एक में चावल और एक में गाँव का दाल। उन ड्रम का राज खुलते ही सास और दोनों बेटों की जान में जान आती है और अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जल्दी कर सोना, वो लोग आते ही होंगे। हाँ माँ, हो ही गया बस। भगवान से दुआ कर कि उन्हें तू पसंद आ जाए। पता है लड़का पुलिस में है, जीवन भर रानी बनकर रहेगी तू। पसंद कैसे नहीं आऊंगी, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। अरे जब माँ बाप का एक ही लड़का हो और वो भी सरकारी नौकरी में, तो उसके लिए ना तेरी जैसी 36 सुंदर लड़कियों के रिश्ते लाइन में लगे रहते हैं, समझी? सोना और उसकी माँ लड़के वालों की आवभगत की तैयारी कर रहे थे, तभी सुनील और उसकी माँ बाहर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। तो ये घर है आपका? हाँ जी, यही घर है हमारा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा जी? दिक्कत? अरे गलियां इतनी पतली हैं कि गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी हमारी। हाँ, वो गलियों की दिक्कत तो है बेटा जी। अच्छा आप लोग अंदर चलिए ना। हाँ जल्दी चलो, अभी 2-3 जगह और भी तो जाना है। जी ये है मेरी बेटी सोना। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या कर रही हो आजकल वैसे? जी कॉलेज खत्म हो गया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छा है। देखिए बहन जी, मेरे और मेरे बेटे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको तो पता ही होगा, मेरा बेटा पुलिस में हेड कांस्टेबल है। तनख्वाह पूरे 40,000 रुपए है, लेकिन असली पैसा तो ऊपर से आता है। महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से बन जाते हैं। ऊपर से बहन भी इसकी एक ही है, उसकी भी 2-3 साल में शादी कर देंगे। फिर तो आपकी बेटी का ही राज होगा हमारे घर पर। बाकी मेन रोड पर 3-4 दुकानें हैं, 2 मकान हैं और गांव में भी खूब सारी खेती है। आहा,
भाग ही खुल जाएंगे मेरी सोना के तो बहन जी। वही तो कह रही हूँ। तो अब आप भी बता ही दीजिए, आप क्या देंगे दहेज में? जी मेरी हालत तो आप देख ही रही हैं बहन जी, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी, पर फिर भी आप बताइए कि क्या मांग है आपकी। बात साफ है, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं मेरे सुनील के लिए, और जब से पुलिस में लगा है तब से तो हम थक गए हैं मना करते करते। अरे लोग तो 50-50 लाख की शादी करने को तैयार हैं, पर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो आप बस 30 लाख में ही कर देना सब मिलाकर। 30 लाख पर ये तो बहुत ही ज्यादा है बहन जी। देखिए आपकी बेटी दिखने में थोड़ी ठीक है और आपकी गरीबी देखकर ही मैंने आपसे अपनी मांग कम कर दी, लेकिन इससे नीचे नहीं हो पाएगा बहन जी, साफ साफ कह देती हूँ। हाँ और क्या आंटी जी, इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा? अरे पर बेटा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो खेत मकान बेचिए, आप यही चाहती है ना? आप चाहती है ना कि आपकी बेटी राज करे? सब कुछ बेचकर भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी, दया कीजिए बहन जी। ऐसा है बहन जी, आप न रहने दीजिए, फिर अपनी बेटी के लिए ढूंढ लेना कोई किसान या कोई मजदूर, फालतू में टाइम खोटी किया हमारा। चल सुनील और सुषमा अचानक से उठे और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लिए। ये पहली बार नहीं था जब माँ बेटों ने किसी माँ और उसकी बेटी के अरमानों पर लात मारी हो। सुषमा और सुनील हर परिवार से ऐसे ही मोटे दहेज की मांग करते। उनकी कोशिश थी कि लड़की भी सुंदर मिल जाए और दहेज भी अच्छा खासा मिले। फिर उसी शाम क्या हुआ माँ, भैया को कोई लड़की पसंद आई? अरे क्या बताऊं निक्कू, 2-3 घरों में गए थे, एक लड़की पसंद आई भी थी। अरे क्या नाम था उसका सुनील? सोना नाम था शायद। हाँ वही, पर उसकी माँ तो एक नंबर की फटीचर निकली। मुझे तो उसका घर देखकर ही अंदाजा हो गया था कि उसके पास देने के लिए ढेला भी नहीं होगा, और हुआ भी वही। माँ आप ये दहेज का लालच छोड़ क्यों नहीं देती हो? और भैया आप माँ को समझाने की बजाय इनका साथ दे रहे हैं। दहेज लेना तो जुर्म है और आप पुलिस वाले होकर ऐसी बातें करते हो। ओए तो चुप कर और जाके अपना काम कर, बढ़िया ही हमें समझाने। जा रही हूँ, लेकिन देखना ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। इतना दहेज मांगना अच्छी बात नहीं है। अगर भगवान नाराज हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे एक दिन। तू चुपचाप अपने कमरे में जा, आई बड़ी हमें ज्ञान देने वाली। सुषमा की बेटी निकिता अपनी माँ और अपने भाई को दहेज लेने से मना करती थी, पर वो दोनों उसकी एक न सुनते थे। क्या हुआ माँ, बड़ी दुखी लग रही हो? क्या करूं, इतने बड़े शहर में तेरे लिए एक ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है। एक काम करें क्या, वो शालीमार गार्डन वाली लड़की कोई पसंद कर लें क्या? पर वो तो 20 लाख ही देने को कह रहे थे ना माँ। हाँ बेटा, 30 ना सही 20 ही सही। ठीक है माँ, तो एक काम करते हैं, कल सीधा चल ही पड़ते हैं, उनसे वहीं जाकर बात कर लेंगे। सुनील और सुषमा बात कर ही रहे थे कि तभी सुषमा के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते बहन जी, मैं सोमनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ क्या बात है? मैंने सुना है आपका बेटा पुलिस में है और आप उसके लिए लड़की देख रहे हो। हाँ आपने ठीक सुना है। तो आप एक बार मेरी बेटी को आकर देख लीजिए, वो नौकरी करती है और अच्छा पैसा कमाती है, घर का सारा काम भी जानती है। हाँ वो तो ठीक है, पर दान दहेज का क्या सीन है, कितना कर पाएंगे आप? ज्यादा तो नहीं, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, 30 से ऊपर नहीं कर पाऊंगा बहन जी। क्या कहा? 35? ठीक है, हम कल आते हैं आपके पास। सोमनाथ का पता पूछकर सुषमा ने फोन काट दिया। उसे लगा कि ये तो भगवान का करिश्मा ही हो गया, मनचाही लड़की और मनचाहा दहेज दोनों मिलने वाले। फिर अगले दिन सुषमा सुनील को लेकर सोमनाथ के घर पहुंची। बैठिए बहन जी। आपका घर तो बहुत बड़ा है। जी ऊपर वाले की कृपा है बस। लीजिए, ये आ गई मेरी वाणी। कैसी हो वाणी, तुम क्या कर रही हो आजकल? जी मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा बेटा जितना कमाता है उसमें तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से बैठना रानी बनकर, काम तो सारे नौकर कर लेंगे। तो फिर जरा लेन देन की बात हो जाए बहन जी। हाँ क्यों नहीं। आपकी बेटी नौकरी करती है, इतना बड़ा घर है आपका, तो आप भी तो चाहेंगे ना कि आपकी बेटी अच्छे घर में जाए, और फिर आप जो भी दोगे वो शादी के बाद रहेगा तो आपकी बेटी का ही ना। जी मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ बहन जी। क्या कहा, कितना दहेज चाहिए आपको? अरे भाई साहब, 30 वाला 30 लाख। इतना सुनते ही वाणी ने जोर से कहा, सुनिए आप सब बाहर आ जाइए और पकड़ लीजिए इन लोगों को। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हो तुम? दहेज के लालचियों को लाइन पर ला रही हूँ। तू हमें पकड़वाएगी, लगता है तू अभी मेरे बेटे को जानती नहीं है। अरे वो पुलिस में है, तू क्या बिगाड़ पाएगी उसका? गलत, लगता है आप हमें नहीं जान पाए।
यह है डीएसपी विजिलेंस वाणी शुक्ला। जी हाँ, और आप दोनों हमारी ट्रैप में फंस चुके हैं। खुलेआम दहेज की मांग करने के लिए अब आपको जेल जाना होगा। जेल? अरे ऐसे कैसे? सुनील तू कुछ बोलना इसे। क्या बोलूं माँ, विजिलेंस वाले किसी की नहीं सुनते। ऑल टीम पकड़ लो इन्हें और तुम भी बाहर आ जाओ। पुलिस वालों ने फौरन सुषमा और सुनील को हथकड़ी लगा दी और तभी दूसरे कमरे से सोना निकल कर आई। सोना वही लड़की थी जिसे सबसे पहले सुषमा देखने गई थी। सुषमा जी मिलिए, डीएसपी वाणी से, मेरी सबसे अच्छी सहेली। अरे सोना तुम हमें माफ कर दो बेटी, हमसे बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं ऐसे कैसे, और ले लो दहेज। और Thanks for watching.